अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको जो वीडियो सेंड की थी वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से मुतल्लिक थी। अल्कीन फैमिली के मैंने आपको 5 मेथड बताए थे प्रिपरेशन के। आज की हमारी वीडियो अल्कीन्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर है। सबसे पहले हम अल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहले 3 मेंबर्स इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन गैसेस हैं। 5 से लेकर 15 तक जिनमें चेन लेंथ है वो सारे लिक्विड्स हैं, और इससे जितने भी हायर मेंबर्स हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2 जो है वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल में सॉल्युबल है। करेक्टरिस्टिक स्मेल है बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। और 4 क्या है कि दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के मुकाबले में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर वीकली पोलर प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पर आ जाते हैं। अल्कीन्स के अंदर जो कार्बन एटम है वो 2 बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। एक को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और दूसरे को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा ये कि वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट में पहले ही बता चुकी हूँ कि वो रेजेंट्स होते हैं या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो चूंकि ये साइडवेज ओवरलैप से बनते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से अबव और बिलो फैली हुई होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाइंड हुई होती है। अगर पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से बनते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा स्पेस में फैली हुई होती है। और ये बॉन्ड्स चूँकि वीकर बॉन्ड भी होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं बल्कि स्पेस में ज़्यादा फैली हुई होती है, तो इसीलिए इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट इनको अटैक करके ब्रेक भी कर सकते हैं। एक तो वीकर है स्ट्रेंथ में और दूसरा एक्सपोज भी ज़्यादा है। इस सिग्मा बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर को ब्रेक करना और इस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अल्केन्स के मुकाबले में अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव फैमिली है। उनमें पाई बॉन्ड एब्सेंट होते हैं मगर इनमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड मौजूद है। पाई बॉन्ड की वजह से ये रिएक्शंस देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और इजीली ब्रेक हो जाता है एक्सपोज ज़्यादा होने की वजह से और वीकर होने की वजह से। एक तरफ तो हमने कहा कि अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है अल्केन के मुकाबले में। इन्हें पैराफिन्स कहते हैं, इन्हें ओलिफिन्स कहते हैं। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, मैंने आपको बताया था नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। या तो ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अल्कीन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की बजाय इनके जो करेक्टरिस्टिक टाइप के रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शंस है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि अल्केन का कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह कोई और ग्रुप या एटम ग्रुप ऑफ एटम ले लेता है। जैसे नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप ने हाइड्रोजन की जगह ली, और हेलोजिनेशन में एक एक करके हाइड्रोजन निकलता रहा। पहले मोनोक्लोरो अल्केन बनी, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, फिर टेट्रा। अल्कीन के रिएक्शंस याद रखें हमेशा सब्स्टिट्यूशन नहीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। कोई भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इनके पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और आने वाला एडिंग रिएजेंट पाई बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर ऐड हो जाता है। अल्कीन के किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का उसमें से रिमूवल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे मैंने क्या कहा है आपको कि हाइड्रोजन की जगह या तो नाइट्रो ग्रुप ले लेता है या हेलोजन। इनमें इजाफा होता है। एडिशन का मतलब होता है इजाफा होना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का इजाफा हो जाना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की 5 टाइप्स हैं, जिनमें से पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसमें अल्कीन जो मैंने लिखी हुई है इथिलीन, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में इथिलीन और आईयूपैक सिस्टम में इथीन कहते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है अल्कीन फैमिली का। इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। एडिशन मैंने पहले ही बताया है कि सिर्फ ऐड होने को कहते हैं। कोई भी इससे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, एडिशन रिएक्शन देता है। हाइड्रोजन का 1 मोल जब अल्कीन के 1 मोल में ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये वीकर बॉन्ड और एक्सपोज बॉन्ड है। प्लेटिनम और इसके अलावा भी और कैटलिस्ट यूज़ होते हैं जो मैं बताऊंगी आपको। प्लेटिनम या किसी भी सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का इसमें ऐड हो जाना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है, और इस रिएक्शन को खास तौर पर हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो मैंने रेड मार्कर से हाइड्रोजन शो किए हुए हैं ये वो हैं जो हाइड्रोजन की एडिशन से इसके ऊपर आए हैं।
पहले हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन थे, अब हर पर एक एक का इजाफा हो गया। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद इस कार्बन पे भी एक वैलेंसी वेकेंट होगी और इस पे भी, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड इथेन या अल्केन में चेंज हो गए। इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें जो कैटलिस्ट यूजुअली यूज होते हैं वैसे प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल। 1 से 3 या 1 से 5 एटमोसफेयर का प्रेशर भी यूज होता है और हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शंस होते हैं। और इसके अलावा रेने निकल भी इसके लिए यूज़ होता है। रेने निकल क्या है? ये एक बहुत इफेक्टिव कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजनेशन का। निकल, जो रेने निकल होता है ये स्पॉन्जी फॉर्म होती है निकल की, स्पॉन्जी कहते हैं। बहुत पोरस सरफेस होती है इसकी और इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजनेशन और भी इफेक्टिवली होती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव कैटलिस्ट माना जाता है हाइड्रोजनेशन के हवाले से। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, निकल और एल्युमिनियम के अलॉय लेते हैं और उसको NaOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। ये जो निकल फ्री होता है इस अलॉय से, इसको हम रेने निकल कहते हैं। किसकी वजह से? अपनी स्पॉन्जी नेचर और पोरस सरफेस और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से। बाकी सोडियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ और ऑक्सीजन के साथ सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन गैस भी इसमें एक साइड प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। तो ये जो रेने निकल है, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आए या इसके बारे में पूछा जाए तो ये आपने बताना है कि ये इफेक्टिव कैटलिस्ट है हाइड्रोजनेशन का, जिसकी स्पॉन्जी, ये निकल की स्पॉन्जी फॉर्म होती है और इसका सरफेस एरिया इसकी पोरस सरफेस की वजह से बहुत लार्ज होता है। प्रिपेयर करने के लिए हमें निकल और एल्यूमिनियम की अलॉय लेनी पड़ती है और वह कास्टिक सोडा के एक्वस सोल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करना पड़ता है। जब हम रेने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर होता है और प्रेशर 380 है। अभी मैंने आपको ईथीन के ऊपर हाइड्रोजनेशन करके दिखाई थी। हाइड्रोजन के मालिक्यूल को में अगर आप दोनों हाइड्रोजन एटम्स सेपरेट करके लिखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा। रेने निकल की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में अगर आप प्रोपीन की हाइड्रोजनेशन करें तो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का इजाफा यहाँ पर और एक इस पर हो जाएगा और ये भी प्रोपेन में चेंज हो जाएगी। CH3 CH2 CH3 प्रोपीन एक सैचुरेटेड अल्केन में चेंज हो जाएगा। फिर 2 ब्यूटीन है, इसमें ये पॉइंट है रिएक्टिव साइट है। हमेशा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन में। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद 2 हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा और ये सैचुरेटेड अल्केन देगा ब्यूटेन। फिर उसके बाद आपके पास ये 2 ब्यूटीन की बजाय 1 ब्यूटीन है, क्योंकि पहली 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब आपकी रिएक्टिव साइट ये हो गई, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन 2 कार्बन पर होगी। इस तरह आपके पास ये भी जो है वो ब्यूटेन बन जाएगा। मैंने मुख्तलिफ कैटलिस्ट के साथ आपको ये रिएक्शन करवा के दिखाया है क्योंकि ये सारे ही हाइड्रोजनेशन के कैटलिस्ट हैं। एडिशन रिएक्शन की सेकेंड एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड का जनरल फार्मूला होता है HX। X स्टैंड करता है हेलोजन एटम के लिए। अगर आयोडीन हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमीन हो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर क्लोरीन हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड। इन तमाम हाइड्रोजन हेलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है कि HI इनमें से सबसे रिएक्टिव है क्योंकि सबसे वीकर बॉन्ड है। इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, वीकर बॉन्ड है। इनमें इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, 2 पोल ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। और HCl जो है इनमें से सबसे मुश्किल से रिएक्ट करता है। तो HI से कम रिएक्टिव HBr है और उससे कम HCl है। ये MCQs के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक जनरल फार्मूला अल्कीन का लिखा है। अगर R ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो इथिलीन बन जाएगा और जितना आप चेन को एक्सटेंड करते जाएंगे आपके पास अल्कीन फैमिली के हायर मेंबर्स आते जाएंगे। अगर आप कोई भी हैलोजन एसिड HX इसके ऊपर ऐड कर दें तो एक कार्बन जो होगी वो अपने ऊपर उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा और दूसरे वाले पर हैलोजन का इजाफा हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि जब हम HCl ऐड करते हैं तो इसमें आपने एक जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन पर ऐड कर देना और क्लोरीन दूसरे पर और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो HCl में की एडिशन के दौरान जो पाई बॉन्ड है ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ रिएक्टिव साइट है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में से एक जो एटम है हाइड्रोजन वो एक कार्बन पर ऐड हो जाएगा और दूसरा दूसरे पे। यहाँ हमें एडिशन के वक्त कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। हम चाहे तो हाइड्रोजन इधर ऐड कर दें और क्लोरीन इधर, और चाहे तो हाइड्रोजन इधर ऐड कर दें और क्लोरीन इधर, कुछ भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट पर। एक ही प्रोडक्ट बनेगा इथाइल क्लोराइड, क्योंकि ये अल्कीन जो है उसमें इस कार्बन पर और इस कार्बन पर
कोई डिफरेंस नहीं है, इस पे भी दो ही हाइड्रोजन मौजूद हैं और इस पे भी दो ही हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये जो एडिशन होती है किसी भी हाइड्रोजन एसिड की, और ये जो मैकेनिज्म फॉलो करती है वो दो स्टेप मैकेनिज्म होता है। हम ओवरऑल रिएक्शन में एक ही स्टेप में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कार्बन पर ऐड कर देते हैं और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद किसी भी एक कार्बन, क्योंकि ये दोनों एक जैसी कार्बन है, कार्बन पर ऐड होने के बाद जो है वो दूसरी वाली कार्बन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है कार्बोकेटाइन में। अब दूसरी कार्बन कार्बोकेटाइन क्यों बन जाती है? क्योंकि पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन आयन के साथ नया बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं। पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के दरमियान और हाइड्रोजन आयन के दरमियान जो नया बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड के यूज होंगे। लेकिन इस तरह करने से इस कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसकी वैलेंसी 3 रह गई। ऐसी कार्बन जिसकी वैलेंसी 3 और जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो पहले स्टेप में HCl का खाली हाइड्रोजन आयन पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद कार्बन पर ऐड हो गया और दूसरी वाली कार्बन कार्बोकेटाइन बन गई। इसमें चूंकि दोनों कार्बन बिल्कुल एक जैसी हैं, चाहे तो आप इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड कर दें और इसको कार्बोकेटाइन बना दें, या इस पे हाइड्रोजन ऐड कर दें और इसको कार्बोकेटाइन बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो क्लोरीन है ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये क्लोराइड आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करेगी। ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब कार्बन को दे देगा तो नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के दरमियान और क्लोरीन के दरमियान, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा CH3CH2Cl। तो आपने ये देखा कि इस पहले वाले रिएक्शन में आपने देखा हाइड्रोजनेशन के दौरान अल्कीन आपको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन देता है, लेकिन जब हम हैलोजन एसिड कोई भी ऐड कर देते हैं, चाहे वो HCl हो, HBr हो, HI हो, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स आते हैं। तो ये चीज़ बहुत गौरतलब है, जब आप रिएक्शन स्टडी करें तो ये बात आपने नोट डाउन करनी होती है कि आप अल्कीन को किस केमिकल डाल के कौन कौन सी क्लास में चेंज करवा सकते हैं। जब आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवा रहे होते हैं तो वो अल्केन बन जाते हैं, और जब आप उनके ऊपर हैलोजन एसिड्स ऐड करते हैं तो वो सूटेबल अल्काइल हैलाइड आपको दे देते हैं। अब मैं जो आपको रूल बताने जा रही हूँ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, लॉन्ग में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। मार्कोनिकोव रूल्स जो साइंटिस्ट के नाम पर है। इस रूल में क्या है, पहले इसको गौर से हम देख लेंगे कि अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर ऐड करना चाहें। देखिए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होते हैं? वो रिएजेंट जिनके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। अब देखिए आपके पास, मैंने पहली एडिशन आपको H2 हाइड्रोजन के साथ करवाई थी। HH बॉन्ड में अगर आप दोनों हाइड्रोजन एटम्स देखें तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप HCl को देखें तो उसका हाइड्रोजन उसके क्लोरीन से मुख्तलिफ है, दोनों पार्ट्स उसके मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे रिएजेंट जिनके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, जो ऐड हो रहे होते हैं अल्कीन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आगे अभी आपको बताती हूँ। देखें, जब आप पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड के दोनों साइड पे देखते हैं, तो पाई बॉन्ड के इस साइड पे जो कार्बन है वो दो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, मगर इस तरफ जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप के साथ। तो ये मालिक्यूल की पाई बॉन्ड की दोनों तरफ जो साइड्स हमें नजर आ रही हैं वो एक जैसी नहीं है। एक तरफ कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ कार्बन पर दो के दो हाइड्रोजन है। ऐसी अल्कीन्स जिनके अंदर पाई बॉन्ड के साथ अटैच हुई हुई कार्बन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो बिल्कुल, या जिसको हम दो हिस्सों में पाई बॉन्ड से ब्रेक करें तो दोनों पार्ट्स नॉन आइडेंटिकल हो, उन्हें हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब मेरे पास इथिलीन जो है वो एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पाई बॉन्ड के दोनों साइड पर कार्बन को देखती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट नजर नहीं आ रही, बिल्कुल एक जैसी हैं। हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन अटैच है। फिर अगर मैं इस 2 ब्यूटीन की बात करती हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इसको दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दूँ तो जैसा पहला फ्रेगमेंट है वो वैसा ही लेफ्ट साइड पे है। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर मार्कोनिकोव रूल ओबे नहीं होता, सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी हो, एडिंग रिएजेंट भी।
अब अगर मैं इस अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करूंगी तो फिर मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा। शर्त क्या है, पहली बात बहुत गौर से देखनी है कि ये रूल तब फॉलो होता है जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्यों अनसिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि उसके दोनों सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, सिग्मा बॉन्ड के दोनों साइड पर हाइड्रोजन एटम है आइडेंटिकल है। अगर आपका अनसिमेट्रिकल एडिंग रिएजेंट लाइक HCl है, HBr है, HI है, ये अगर ऐड हो रहा है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, तो आपने एडिशन के दौरान एक रूल फॉलो करना होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। एडिशन मैंने आपको इथीन में भी अभी करवाई है HCl की, लेकिन ये रूल इसलिए फॉलो नहीं हुआ क्योंकि अल्कीन कैसी अल्कीन है, सिमेट्रिकल, इथीन इज सिमेट्रिकल अल्कीन। अब इसके बाद अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ये भी मेरे पास आ जाती है 1 ब्यूटीन, हालांकि 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन एक दोनों दोनों 4 कार्बन वाले पोजिशनल आइसोमर हैं, लेकिन वो ऊपर वाली सिमेट्रिकल अल्कीन है, नीचे वाली अनसिमेट्रिकल, क्योंकि अगर मैं पाई बॉन्ड के साथ अटैच हुई दोनों कार्बन एटम्स को देखूं तो ये वाली कार्बन एटम वाला जो फ्रेगमेंट है ये दो के दो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, और इस तरफ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप मौजूद है। तो इसलिए हम, क्योंकि पाई बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे फ्रेगमेंट्स मौजूद नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो पहले हमने तो ये देखा कि मार्कोनिकोव रूल हमने ओबे कब करना है, फॉलो कब करना है, जब हमें कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HCl, HBr, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ जाए किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर, जैसे कि 1 प्रोपीन है या फिर 1 ब्यूटीन है। तो फिर हमें क्या, किस बात का ख्याल रखना है कि जो हम एडिंग रिएजेंट ऐड कर रहे होते हैं उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के ऊपर हमें शिफ्ट करना होता है जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अगर आप थोड़ा सा जुबानी इस अल्कीन के ऊपर ट्राई करें, इस अल्कीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन एटम है ये रिएक्टिव साइट है, दोनों को देखना है। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 है, इस पे लीस्ट हाइड्रोजन है, यानी 1 है तादाद में और इसमें 2 है। जब आप HCl ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग रिएजेंट का, जैसे कि क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइन है, इसको आपने उस कार्बन के ऊपर ऐड करना है डबल बॉन्ड की जिसके पास क्या हो, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब HCl ऐड करते वक्त यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, कौन सा रूल ओबे होगा, मार्कोनिकोव रूल। HCl ऐड करते वक्त नेगेटिव काउंटर पार्ट क्लोराइड मस्ट गो टू दिस कार्बन एटम बिकॉज इट हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम इसको जुबानी समझने के बाद इसको अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है 1 प्रोपीन, क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ जो 2 कार्बन अटैच हैं वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप है। जब हम कोई अनसिमेट्रिकल एडिंग रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर ऐड कर रही हूँ तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम नेगेटिव काउंटर पार्ट को उस कार्बन पर ऐड करें जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर हम नेगेटिव काउंटर पार्ट को इस पर ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को इस पे ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है CH2 कार्बन CH3 के फॉर्म में अपीयर होगी, और जो CH है इसके साथ ब्रोमो ग्रुप का इजाफा हो जाएगा। 3 कार्बन वाली अल्केन में 2 पोजीशन पे ब्रोमो आ जाए तो उसको हम 2 ब्रोमो प्रोपेन कहेंगे। ये करेक्ट प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल व्हेन unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative counterpart must go to that carbon atom which has less number या least number of hydrogen atom। ऊपर वाला प्रोडक्ट अगर आप एग्जाम में बना देते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऊपर वाले प्रोडक्ट में आपने नेगेटिव काउंटर पार्ट उस कार्बन पर ऐड किया है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, रॉन्ग प्रोडक्ट। 1 ब्रोमोप्रोपेन कभी नहीं बनेगा। जो फॉलो कर रहा है मार्कोनिकोव रूल वो है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये जस्ट अकॉर्डिंग टू करेक्ट प्रोडक्ट है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम में आप अगर ये लिख कर आएंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, ये लिखेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैकेनिज्म जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अब आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है वो उसी कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाएगा जिस पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। पहले स्टेप में आपने हाइड्रोजन को ऐड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसी कार्बन पर हाइड्रोजन को ऐड करना है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दूसरी वाली कार्बन
पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद, 3 वैलेंसी होने के बाद, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बाद कार्बोकेटाइन बन जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन उसी तरह होगा। फिर ये जो ब्रोमाइड आयन यहाँ से अलग हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करते हुए इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। मैं आपको इससे पहले ये 2 स्टेप मैकेनिज्म इथीन पे भी करवा चुकी हूँ, अब प्रोपीन पे भी करवा चुकी हूँ। आप किसी भी और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट पर ट्राई कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल एडिशन रिएक्शन की एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका एडिंग रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है। सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आइन एक कार्बन पर ऐड हो जाता है और जो हाइड्रोजन सल्फेट आइन है OSO3H, वैसे कंडेंस फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का लिखा जाए तो H2SO4 होता है, लेकिन अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं तो हमें पता चलता है इसके 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन OSO3H, जिसे हाइड्रोजन सल्फेट आइन भी बोला जाता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पूरा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल। इस वक्त एडिंग रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अल्कीन सिमेट्रिकल है। जब तक दोनों अनसिमेट्रिकल नहीं होंगे मार्कोनिकोव रूल ओबे नहीं होगा। इस प्रोडक्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन इधर ऐड कर दें और बायोसल्फेट आइन इधर, या इधर हाइड्रोजन कर दें या इधर बायोसल्फेट, प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा CH3CH2OSO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ही बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ले लेते हैं जैसे कि 1 प्रोपीन और यही एडिंग रिएजेंट डालते हैं, तो अब रूल के लिए नेसेसरी कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि जब भी कोई एडिंग रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर ऐड होगा तो वी मस्ट ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। According to Markovnikov rule, the negative part of adding reagent must go to that carbon atom which has least number of hydrogen। अब हमारे लिए इस अल्कीन पे लिए ज़रूरी हो गया कि हम बायोसल्फेट को यहीं पे ऐड करें। अगर आप इस कार्बन पर ऐड करते हैं तो ये गलत प्रोडक्ट होगा, तो OSO3H को इस पे ऐड कर दें और हाइड्रोजन के इस पे, और करेक्ट प्रोडक्ट जो होगा ये प्रोपाइल रेडिकल है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एडिशन ऑफ हैलोजेंस हम करेंगे। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा, दोनों ब्रोमीन जो है वो एक जैसे हैं, जो एडिंग रिएजेंट है वो अनसिमेट्रिकल नहीं है। आप एक ब्रोमीन इस कार्बन पर ऐड कर देंगे और एक इस पे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इन रिजल्टिंग प्रोडक्ट को विस्नल डायहाइड भी कहा जा सकता है। फिर उसके बाद आप 1 प्रोपीन पे जब ये ऐड करेंगे, ये तो अनसिमेट्रिकल है लेकिन ये सिमेट्रिकल है, फिर मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा। आप ब्रोमीन इस पे ऐड कर दें या इस पे, दोनों में से जो भी जहाँ पे ऐड कर देंगे प्रोडक्ट 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ही बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। जो हेलोजनेशन रिएक्शंस हैं इनमें मैकेनिज्म क्या होता है कि इथीन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और पहले स्टेप में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। इसको साइक्लिक इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई भी एंड फ्री नहीं होता। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ब्रोमीन एटम साइक्लिक वे में इसके साथ अटैच होता है, सेकंड वाला ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में अलग हो जाता है। वैसे ब्रोमीन पोलर नहीं होता, एक नॉन पोलर मालिक्यूल है, लेकिन पाई बॉन्ड जब इसके करीब आता है तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक तरफ आ जाता है। ये पोलराइज कर देता है पाई बॉन्ड इसको। वैसे आम हालात में ब्रोमीन नॉन पोलर होता है। ये ब्रोमाइड आयन इस वाले का साइक्लिक इंटरमीडिएट की अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इस पर आ जाएगा। अगर ये ब्रोमाइड आयन इस वाले कार्बन पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये ब्रोमीन इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ नया बॉन्ड बना लेगा। आपके पास जो है ना ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथेन बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन जो है वो जो ब्रोमोसाइक्लिक ग्रुप में अटैच है उसकी हमेशा बैक साइड से आएगा। ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथेन जो किस क्लास का मेंबर है, विस्नल डायहाइड। ये मैंने 2 ब्यूटीन के ऊपर भी ब्रोमिनेशन आपको करके बताई है। ये इसका मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर मैकेनिज्म लिखना चाहें तो फिर उसी तरह ही आप करेंगे, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएंगे और फिर अगले स्टेप में प्रोडक्ट CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन इधर और एक इधर, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। जब भी हम हेलोजिनेशन करते हैं तो हम ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ ही करते हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत विगरस और अनकंट्रोल है और आयोडीन के साथ इंतहाई स्लो है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन ही मोस्टली यूज़ होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इस ब्रोमीन टेस्ट के बारे में ये है कि ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। अल्केन फैमिली के मेंबर इस टेस्ट को नहीं देते, लेकिन अल्कीन फैमिली के मेंबर जो हैं वो
इसके ब्रोमीन के ब्राउन या ऑरेंज कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं, डीकलराइज कर देते हैं। अगर तो अल्केन होगा तो उसका ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, अल्कीन होंगे तो डिस्चार्ज कर देंगे। इसलिए हम अल्केन को अल्कीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको एज अ टेस्ट भी यूज़ करते हैं। इसके बाद पांचवी एग्जांपल एडिशन रिएक्शन की हाइपोहेलस एसिड है। हेलोजन एसिड का जनरल फार्मूला होता है HX। जो हेलोजन एसिड्स के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनको हाइपोहेलस एसिड कहते हैं, जैसे कि HOCl या HOBr। ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्लोरीन से, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर तो मार्कोनिकोफ रूल इसलिए फॉलो नहीं होगा क्योंकि दोनों का अनसिमेट्रिकल होना ज़रूरी शर्त है। लेकिन इस वक्त अल्कीन चूँकि सिमेट्रिकल है इथीन, आपकी मर्ज़ी आए तो OH इस पे ऐड कर दें और आपकी मर्ज़ी हो तो OH इस पे ऐड कर दें, प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक कार्बन पर OH का इजाफा हो जाएगा और दूसरे पे क्लोरीन। ऐसे रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं हेलोहाइड्रेट्स। ये क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर दो एडजेसेंट कार्बन में से एक पर OH ग्रुप और एक क्लोरीन का इजाफा हो जाए तो इनको हम हेलोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन कोई आ जाए जैसे कि 1 प्रोपीन, तो आपके लिए लाजमी हो जाएगा कि आप एडिशन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग करें। नेगेटिव काउंटर पार्ट मस्ट गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं कर सकते क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल हमेशा तभी फॉलो होता है जब एडिंग रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो और अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो। तो CH की वाली कार्बन जो कि इस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव काउंटर पार्ट है इस ऑक्सी एसिड का, तो आपने OH को यहाँ पर ऐड कर देना है और क्लोरीन को इस पे ऐड कर देना है। तो ये आपके पास 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल, ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। 2 प्रोपानोल लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है। 2 प्रोपानोल इसका जो पेरेंट नेम होगा और 1 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो क्लोरो है, तो हम इसको कहेंगे 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। और इसकी जो क्लास नेम बनेगी वो हेलोहाइड्रिन बनेगी। तो आज मैंने एल्कीन्स की आपको सिर्फ पहली टाइप के रिएक्शंस पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो फर्दर 5 एग्जांपल्स हैं जिनकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr और HI, एडिशन ऑफ हैलोजन जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम इफेक्टिवली ब्रोमीन और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कर सकते हैं। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड है, HOCl और HOBr दोनों की एडिशन हम पढ़ सकते हैं। जो मेरा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा अल्कीन्स के रिएक्शंस में, उसमें मैं इसकी बाकी की 2 क्लासेस आपको बताऊंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन B क्लास और नंबर C क्लास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आज की मेरी वीडियो सिर्फ कहाँ तक महदूद है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, ये 5 की 5 एग्जांपल, और जहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है उसको ध्यान से वहाँ पे अप्लाई करके आपने इसको प्रैक्टिस करनी है।